Hello and welcome to SCL Senior Secondary School. This is class 11th. Dear students, today we are going to deal with the cell, and this chapter is a new chapter, and a phrase is there with this term, that is the unit of life. प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम सेल है और उसके साथ एक फ्रेज और जुड़ा है जिसे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ कहने की कोई वजह तो होगी, उसकी बात आज हम करेंगे। इसके साथ साथ सेल का बेसिक कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 10th में जाना होगा, लेकिन अब 11th में वक्त ये है कि हम पूरी तरह से सेल से वाकिफ हो जाएं, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले इसमें लिखा है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आप बताइए कि एक घर है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, मसाले की जरूरत होती है, इसके अलावा लोहे की जरूरत होती है और बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होती है। लेकिन जिस चीज से घर या मकान बनते हैं सबसे ज्यादा बेसिक उसमें क्या है, यानी स्ट्रक्चर किससे बनता है, मेन है ब्रिक यानी कि ईंट। अगर ईंट ना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है एक घर को बनाना, और या तो बहुत महंगा बनेगा या बहुत कच्चा बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो सेल जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, पहले ही स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर कहती है अपने आप को। इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, किसका कंप्लीट ऑफ लाइफ, तो किसी भी चीज का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर जिससे बनी है उसका नाम सेल है। सिर्फ सेल से नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेल से ही बनी है। लिविंग स्ट्रक्चर में और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं जैसे कि प्लाज्मा वगैरह, बट यहां बस ये बात बताई गई है कि लिविंग स्ट्रक्चर का जो मेनली कंपोज्ड है दैट इज फ्रॉम द सेल। जो नॉन लिविंग है उनका जो कंपोनेंट्स वो किससे बना है, एटम से। लेकिन जब लिविंग की बात करते हैं तो वो किससे बना है, सेल से। सेल भी कहीं ना कहीं एटम्स से ही बनी है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से। मतलब सेल एटम से कई हजार गुना बड़ी हुई है, साइज भी बड़ा है। लेकिन लाइफ जो बनी है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स से बनी है, और वो भी किससे बनी है, कौन सा का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज सेल। फंक्शनल यूनिट मैंने अभी बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स, वो कहाँ है, वो सेल के अंदर है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब उन सेल के केमिकल्स का बैलेंस बनता है तो फिर वो फंक्शन करते हैं अपना अपना, और इसीलिए जब वो फंक्शन करते हैं तो फिर पूरी बॉडी फंक्शन करती है। एक फंक्शन करता है तो पूरी बॉडी फंक्शन करती है। इसे बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे क्लास में जब काम को लिखाया जाता है, इस क्लास का कोई क्लास होने के लिए बेसिक क्या चीज है, स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट हो गया स्ट्रक्चर किसी क्लास का। अब कोई काम करे तो स्टूडेंट अपना अपना काम, अपना अपना वर्क करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कर रहे हैं। यानी एक क्लास का काम क्या है, क्लास वर्क करना, टीचर की बात सुनना, किताब को पढ़ना, ये सब काम भी क्लास के। ऐसे ही सेल के भी काम है जिससे कि सेल चलती है, लाइफ चलती है। यहाँ पर क्लास में क्लास कब चलती है, जब स्टूडेंट फंक्शन करते हैं। लाइफ कब चलेगी, जब सेल फंक्शन करेगी। यानी फंक्शन की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके शरीर में भी लाखों करोड़ों सेल हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। अब सेल के बारे में बेसिक सेल इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया था पहली बार 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोट की स्लाइस की थी, मतलब एक पेड़ की छाल ली थी, उसमें अपने बहुत पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप से चेक किया, देखा तो उसने कहा यहाँ तो छोटे छोटे कमरे हैं। असल में उसकी लैंग्वेज में छोटे छोटे कमरों को क्या कहा जाता था, सेल।
बहुत सारी सेल होती है, एक सेल में 1 2 3 मतलब कैवियों को रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ मतलब एक सेल अपना छोटा कमरा। तो जब उसने उस कोर्ट में देखा तो छोटे छोटे कमरे देखे और उसने फिर उसका नाम दिया सेल। असल में ये जो कोर्सिलाइज वाली सेल थी ये डेड सेल थी, ठीक। अब हम बात करते हैं फिर क्या हुआ। 1665 का मतलब तो ये है कि 350 साल से भी पहले की बात है, 350 साल पहले। अब हम बात करें फिर क्या हुआ उसके बाद 350 साल से आज तक सेल के मामले में क्या क्या बातें चली। ल्यूवेनहुक ने कहा कि देखिए लिविंग सेल मतलब हम एक पॉन्ड का वाटर देखा, उसने पॉन्ड वाटर में उसने एक सेल देखी और वो सेल वर्क कर रही थी, और वर्क कर रही थी मतलब लिविंग थी, लिविंग सेल थी। और कब की बात है, लगभग अराउंड 1830 की। रॉबर्ट ब्राउन ने ना 1830 अच्छा उसने जो देखा था ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था, पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था, लेकिन इनके पास जब 1665 से लेके ल्यूवेनहुक तक आओगे यानी 1830 तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, अच्छे वाले की हो चुकी थी। तो इन्होंने अपनी बेहतरीन माइक्रोस्कोप से इस सेल को देखा पॉन्ड के वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस बताया। अब ये न्यूक्लियस कौन सी बताया भाई, देखिए ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल कहते हैं, बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसके पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो इस पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। कौन करता है, ये एक पर्टिकुलर चैम्बर, जैसे किसी स्कूल को रेगुलेट मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करने के लिए सीपीयू होता है, वैसे ही वो सारा कौन रेगुलेट करता है, सेल की न्यूक्लियस रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है, सेल को। अब इस न्यूक्लियस के होने का पता कब चला, 1831 में। किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जब सेल को खोजने वाला जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा पुराने टाइप का था और अब तो ज्यादा बेहतर माइक्रोस्कोप आ चुके थे। इसके बाद क्या होता है, सेल की थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब सेल के बारे में जो बातें बताई जाती हैं जो बिल्कुल ट्रू है, तो वो 3 है जो हमको माननी होती है। यही कई दिन पर हमारा ईमान होता है। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से ना बना हो। एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जो सेल से ना बना हो। पहली बात सेल के बारे में, जो नॉन लिविंग है जरूरी नहीं है कि और वो सेल से नहीं बने, ये भी गारंटी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इफ समथिंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स इट मींस दैट या तो वो थी या वो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ये लकड़ी का जो टाइल्स होता है, चेयर टेबल मतलब लकड़ी, ये असल में पेड़ का हिस्सा है। तो इसमें जो सेल्स है इसमें डेड सेल है लेकिन है तो सेल ना, तो उस टाइम पर लिविंग ऑर्गेनिज्म था जब ये पेड़ था। तो कुल मिलाकर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से ही बना होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बना होगा। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल से मतलब ये है कि सबसे बेसिक काम जो करती है पूरी लाइफ को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का, चलाने का, लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाने का, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल वर्क। फंडामेंटल वर्क को करने वाली यूनिट क्या है, वो सेल है। ये सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल आती कहां से, तो बताया गया कि पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। कोई भी सेल अपने आप वजूद में एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, बल्कि अगर कोई एग्जिस्टेंस में आएगी तो पहले उसके पेरेंट सेल होगी, यानी उससे पहले कोई ना कोई सेल होगी जिसकी वजह से ये आएगी। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद आ जाए। वेरी नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अच्छा सेल थ्योरी किसने दी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्लाइड एंड शो करके होगा, आप इसे देखेंगे और मुझे बताएंगे कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में तीन स्टेटमेंट आए हैं
ये स्टेटमेंट बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट की बड़ी मेहनत के बाद आए हैं और उन्होंने फिर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो वाज प्रपोज्ड बाय, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? यू हैव टू फाइंड आउट, वैसे मैंने अभी बता भी दिया है, पर यू हैव टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीस टू साइंटिस्ट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। शुरू में भी मैंने बात बताई थी कि या तो एक ही सेल से बना होगा, एक का मतलब होता है बायोयूनी, सेल का मतलब है सेल, लर का मतलब से बना, मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हुए जीव, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। जो कई सारी सेल से मिलकर जैसे कि हम बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी, सेल मतलब सेल्स। मल्टी सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ, मतलब ऑर्गेनिज्म 2 टाइप है। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आपने नाम सुना होगा मोनेरा और प्रोटिस्टा जो किंगडम है, दोनों किंगडम यूनिसेलुलर है। पढ़ा है ना हमने अभी पिछली वाली यूनिट में, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें, कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों की दोनों पक्की वाली प्योर ऑब्लिगेट यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल की किंगडम है दोनों। मोनेरा में बस ये है कि प्रोकार्योटिक है और प्रोटिस्टा में ये है कि ये क्या है? यूकार्योट है। मतलब यूनिसेलुलर किंगडम की अगर हम बात करें मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये बस फर्क ये है कि इसमें प्रोकार्योट होता है। अब ये नया बात होगी कि ये प्रोकार्योट क्या है और ये प्रोटिस्ट जो होते हैं ये यूकार्योट होते हैं। अब फिर से ये भी बात की यूकार्योट और प्रोकार्योट क्या है। असल में जो कार्योन है, इसमें जो टर्म छिपा है ना कार्योन, असल में ये बना है, टर्म है कार्योन से बना हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्योन? कार्योन मतलब न्यूक्लियस। कार्योन के माने है न्यूक्लियस। अब प्रो के माने क्या है? प्रो मींस प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव मतलब बहुत पुराना, और पुराना मतलब पुराने टाइप का, पुराने जमाने का। यूकार्योट मतलब ट्रू न्यूक्लियस। एक का मतलब हो गया पुराने जमाने का न्यूक्लियस, एक का मतलब मॉडर्न न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस, राइट? इसको क्या कहते हैं हम? प्रीमिटिव वाले को प्रोकार्योट, और यूकार्योट किसको कहा जाता है? ट्रू न्यूक्लियस वाले को कहा जाता है। कुल मिलाकर नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट इज टाइप ऑफ सेल्स, यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। यूकार्योटिक की बात हो चुकी है, प्रोकार्योटिक की बात हो चुकी है। कार्योन से बना हुआ है, यूवी और प्रो मींस प्रीमिटिव, यू मींस मॉडर्न का जैसे ट्रू होता है, ट्रू न्यूक्लियस वाला, प्रीमिटिव न्यूक्लियस वाला, ये 2 शब्द हैं ऐसी से। और मैंने आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा बताया। बाकी जितनी भी किंगडम है वो सारी की सारी कैसी हैं? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन है बताइए मुझे? फंजाई है, राइट, और क्या है? प्लांटी है, राइट, और बताइए लास्ट एनिमल्स। ये तीनों क्या है? ये 3 किंगडम ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर जो हो, जितने भी मल्टी सेलुलर हैं उनकी खास बात ये है कि वे सारी की सारी यूकार्योट होती हैं, मतलब मल्टी सेलुलर और यूकार्योट। इसके बाद टाइप ऑफ सेल्स में 2 चीज हो रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है। जो सेल्स प्लांट में होती है उन्हें प्लांट सेल कहा जाता है, और जिस टाइप की सेल्स एनिमल्स में पाई जाती है, हमने पाई जाती है, उनको यूकार्योटिक आपका एनिमल सेल कहा जाता है। तो मतलब इस ऑर्गेनिज्म में प्लांट में तो प्लांट सेल, एनिमल में तो एनिमल सेल। प्लांट सेल अलग तरीके से डिजाइन होती है, एनिमल सेल अलग तरीके से डिजाइन होती है। प्लांट सेल अलग तरीके से डिजाइन होती है, सर रहन सहन खान पान अलग है। एनिमल सेल इसलिए अलग होती है क्योंकि हमारा रहन सहन खान पान अलग है, उसकी सेल को अलग फंक्शन करने हैं, हमारी सेल को अलग फंक्शन करने हैं। जब फंक्शनल यूनिट है तो जाहिर सी बात है प्लांट का फंक्शन अलग है, प्लांट का फंक्शन अलग है
ये नर्व सेल हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आरबीसी की तो कुछ ऐसे बालूशाही शेप में होती है, बालूशाही जैसी। इसके अलावा हम बात करें एग सेल की तो एग तो आपका मतलब ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा, तो एग सेल हो गई। इसके अलावा हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कुछ ऐसी होती है, ये एग सेल मान लीजिए। एग भी अपने आप में कंप्लीट सेल है और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा ये क्या है, ये हमारा आरबीसी है, ये भी है, ये नर्व सेल है, न्यूरॉन इसको हम कह सकते हैं, न्यूरॉन। तो अब शेप आपको दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है। अगर हम बात करें टिश्यूज के अंदर मतलब एपिथेलियल टिश्यूज की तो उनमें आपको सेल ऐसे मिलेगी, इनको क्या बोलेंगे क्यूबोइडल सेल्स, आपको क्यूबिक सेल्स मिलेगी, क्यूबोइडल सेल्स मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि सेल का जो टाइप मतलब साइज है वो अलग अलग तरह का है, ये डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसा है। न्यूरॉन को पैर की टो से लेकर के और मस्तिष्क तक, माइंड तक पूरा का पूरा मैसेज देना होता है। तो न्यूरॉन पैर से लेकर यहाँ तक उनकी लेंथ होनी चाहिए, लगभग 1 मीटर की लंबी होती है, तो सबसे लंबी न्यूरॉन होती है। इसके अलावा हम बात करें साइज की, साइज में मैंने न्यूरॉन को बताया लंबी सी है, और मैंने आपको नाम बताया एग सेल की सबसे बड़ी इतना बड़ा होता है। इसके अलावा मैंने एक सेल आपको बताऊं माइकोप्लाज्मा, पीपीएल नाम से, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, ये प्रोकैरियोट होता है, मैंने आपसे बात भी की है, सबसे छोटी, सबसे मतलब ये मानिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है दैट इज मोनेरा किंगडम में है और उसका नाम क्या है माइकोप्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया कि मोनेरा किंगडम के सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अभी हम ये सेल देखा था, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस देखा। अच्छा न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल नहीं, सेल में किसमें होता है, सेल में ये होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन होता है प्लाज्मा, लिक्विड प्लाज्मा टाइप में। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा या इसे कहते हैं सेल का प्लाज्मा। सेल मतलब साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, साइटोप्लाज्मा यानी सेल का प्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किसका नाम है, ये वाला। उसके अंदर क्या है, यानी साइटोप्लाज्मा में क्या चीज कर रही है, दैट इज न्यूक्लियस। यानी एक हिस्सा तो बड़ा न्यूक्लियस हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, और एक होती है इस सेल की बाउंड्री, और बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बाउंड्री, सेल की बाउंड्री। कितनी सेल है पता होना चाहिए, तो वो पता करने के लिए कौन बताएगा, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, जो सेल एक और टर्म आती है सेल वॉल, हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है प्लांट सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, रिजिड होती है, टफ होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक टफ कवर जो होता है उसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक ये वाली जो है इसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। अब हम इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में इसी चैप्टर में। पर फिलहाल आज मैंने जो ये टॉपिक सारे लिए हैं आपके पुराने 9th क्लास के बेसिक्स को और मजबूत करने के लिए लिए हैं। आपको इन सब को समझना होगा, नोट्स बनाने होंगे, और जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे कल या परसों में उनका आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी नाइस डे।